चलिए लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम कौन सी इक्वेशन हुई थी? लास्ट टाइम कौन सी इक्वेशन हुई थी ग्राफ की? y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है ना? इक्वेशन ग्राफ नंबर कौन सा आएगा? 5 आएगा, है ना? 4 हो चुका है। ओके ठीक है, 5th नंबर का y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो देखो भैया यहां पे इस तरह का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं हम लोग। ये y है, ये x है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? c आएगी। तो मैं बोलूंगा देखो भाई जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी? c। दूसरी बात, यहां पर जो स्लोप नजर आ रहा है आपको, ये m जो है ना, m को क्या बोलते हैं? स्लोप। ये कैसा नजर आ रहा? नेगेटिव। माइनस नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि भैया वो ग्राफ कैसा या कर्व कैसा आएगा? नीचे की तरफ, इस तरह से, है कि नहीं? अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव स्लोप होता तो नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या इसका एग्जाम्पल है? जी हाँ है। हमारे पास चैप्टर आने वाला अगला चैप्टर ही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो उसमें आपका रिटार्डेड मोशन करके आता है टॉपिक, रिटार्डेड मोशन, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। ओके, रिटार्डेड मोशन में एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, और आपको बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन पता लगाओ। तो बोले वो कैसे पता लगाएंगे? अब ये ग्राफ और ये इक्वेशन और वो इक्वेशन सेम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल एक जैसी है वो। अगर मैं माइनस जी टी को पहले लिख डालूं प्लस यू, तो देखो बिल्कुल इसके जैसी बन रही कि नहीं बन रही? जैसे यहाँ v है, जैसा यहाँ y है, यहाँ t है, यहाँ x है, ठीक है ना? अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा कि फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आएगा, तो फिर भैया वो सिंपल बिल्कुल इसके जैसा आएगा, है ना? यहाँ से ऐसा। और u इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास? सॉरी, ये इंटरसेप्ट कितना रहेगा? ये u रहेगा। और स्लोप कितना है आपके पास? g है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ग्राफ हमारे पास आ सकता है, यह है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। कोई बताएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस एम एक्स माइनस सी। तो x की वैल्यू 0 डालोगे तो इंटरसेप्ट क्या आएगा? माइनस सी। मतलब भैया ये तो ग्राफ ऐसा रहेगा कि ये रहा आपका y, ये रहा आपका x, ये रहा 0, और मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो वो इंटरसेप्ट आएगा माइनस सी, है ना? तो चलो ठीक है, इंटरसेप्ट तो आ गया माइनस सी। ओके, अब आगे की बात ये है कि इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मतलब ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। तो मतलब वो ग्राफ ऐसा रहेगा, आप कह सकते हैं यूँ, है ना? खैर जहाँ तक कि मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा कि जो इक्वेशन इस पर बेस्ड ऐसा कोई ग्राफ आया है करके। आया होगा बट मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा ऐसा कोई एग्जाम्पल। तो फिर हम इसको अभी क्विट करते हैं, आगे किस पे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि फिज़िक्स में हम जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड शायद ही कोई ग्राफ है। होगा भी तो हम लोग देख लेंगे टाइम पे। अब आता है हमारा अगला, दैट इज 7th वन, y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोले इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो अगर ये y है, m तो नहीं बोलना चाहिए, k बोलना चाहिए, x है,
तो ये ग्राफ जो इस पे बनेगा वो इस तरह से है ना, इस तरह से बनता है ये। अब बोले ये कैसे हुआ पॉसिबल, तो देखो बेटा इसको बताता हूँ एग्जाम्पल में। मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए k की वैल्यू को 1 मान के चलो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर +1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू -1 डालोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। अच्छा, x की वैल्यू +2 डाल के देखो तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 4। और आप x की वैल्यू -2 डाल के देखो तो तब भी आंसर क्या रहेगा, 4। x की वैल्यू आप +3 डाल के देखो या फिर x की वैल्यू आप -3 डाल के देखो, दोनों में आंसर क्या आएगा, y इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू 4 डाल के देखो या फिर x की वैल्यू -4 डाल के देखो, y की वैल्यू क्या आएगी, 16। मतलब आप यहाँ ये देख रहे हैं कि x की ये अलग अलग वैल्यूज़ पे, मतलब +1 पे और -1 पे, x +2 पे, -2 पे, x +3 पे, -3 पे, x +4 पे, -4 पे, सब पे वैल्यूज़ कैसी आ रही है बेटा, सेम आ रही। अब इसी चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं अपन। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये कोशिश करूँगा कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखूँ। बोले कैसे, तो देखो बेटा, अब अपन क्या करेंगे, ये x की वैल्यू +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये सब अपन वैल्यू डाल के देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और 9 का तो और आगे ऊपर जाएगा। जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 ही रहेगा y, x की वैल्यू जब 1 रहेगी तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1। x की वैल्यू जब -1 रहेगी तब भी y की वैल्यू क्या रहेगी, 1। ये देखो x की वैल्यू 1 डालो, है ना, तो x की वैल्यू 1 डाल रहा था तो y कितना आ रहा था, 1। x की वैल्यू -1 डाल रहा था तब भी y कितना आ रहा था, 1। तो 1 पर 1, -1 पे 1। फिर x की वैल्यू 2 डाल रहे तो y की वैल्यू क्या आ रही, 4। तो y की वैल्यू 1 2 3 4, है ना, और -2 पे भी क्या आ रहा, 4। अब अगर ये पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा, देखो कैसा कर्व बनता है ना, इस तरह से एक पैराबोलिक कर्व जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग पैराबोला, इस तरह से ही बनता है आपका, है ना। तो ये आपने देखा कि y इक्वल्स टू kx², याद रखिएगा y इक्वल्स टू kx², इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब इसका यूज है कि कहीं इक्वेशन का, जी हाँ, भर के यूज है। जहां तक एक है चैप्टर आपको आने वाला आगे, ऑसिलेशन, बहुत सारे ग्राफ होते हैं इस चैप्टर में। तो ऑसिलेशन चैप्टर में आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो है टॉपिक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला आता है 1/2 kx², है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है। और हमें कहा जाता है कि उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके बताइए आप। तो हमें क्या करना पड़ता है कि y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी और x एक्सिस पर आप लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और फिर ये इसी तरह का ग्राफ आप प्लॉट करके बताते हैं कि देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा करके, है ना। तो ये हमने देखा कि y इक्वल्स टू kx², उसका ग्राफ का यूज़ कैसे आ रहा है। आई बात समझे आपको, ठीक है। यहाँ शायद से वाइट स्पॉट आ रहा है, तो अभी आप लिख लीजिए, मैं उसको इरेज करके बताऊँगा फिर आगे का। अमजद,
ब्लैक वाला देना। कहाँ पे? वहाँ रखो, वहाँ पर जरूरत पड़ेंगी इसकी। पानी की बोतल भी रख देना। चलो, हो गया? कोई मुझे इसका बता सकता है y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा? इसके ऑपोजिट है ना, ये y है, ये x है ना, डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। अब हुआ? y equals to k x square plus c। लेट्स सी कौन बताएगा इसका सही। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी। माइनस सी, जैसे ही इसका इंटरसेप्ट कहाँ से गुजरा था y एक्सिस पे, वो ये 0 से गुजरा था। जैसे कि x की वैल्यू आप 0 डालेंगे तो y की वैल्यू वहाँ पर 0 हो जा रही थी। यहाँ x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। यहाँ x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू 0 हो रही क्या? नहीं, वो क्या आ रही? c आ रही। दैट मीन्स जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और जब मैं ये ग्राफ यहाँ प्लॉट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ये इंटरसेप्ट जो रहेगा वो c कहलाएगा, है ना। किसका मतलब वैसा नीचे आ जाएगा? वैसा कैसा? उल्टा हो जाएगा। माइनस मतलब ये ऐसा नहीं, पैराबोला तो अभी भी इंक्रीजिंग ही है। जब अगर ये निगेटिव होता तो उल्टा होता। वो देखो ना, माइनस के पे था ना, वो सेम तो रहेगा, शेप तो ऐसी रहेगा, इंक्रीजिंग पैराबोला ही रहेगा, मगर ये प्लस सी से नहीं माइनस सी से पास होगा। है ना, ये रहा y, ये रहा x, ओके। ये ऐसा पास होगा क्योंकि प्लस के एक्स स्क्वायर का शेप तो ये रहेगा, प्लस के एक्स स्क्वायर का शेप u के जैसा रहेगा,
है ना। अब सवाल ये उठता जब एक्स वाले जब सिर्फ के एक्स स्क्वायर था तो वो कहां से पास हो रहा था, जीरो से। के एक्स स्क्वायर प्लस सी था तो ऊपर से, के एक्स स्क्वायर माइनस सी था तो नीचे से, है ना। चलो नेक्स्ट, y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी। y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, कहां से, वो प्लस सी से जाएगा मगर उल्टा, है ना। तो अब ये मैं इसको कहूंगा कि ऐसा डिक्रीजिंग पैराबोला या इन्वर्टेड पैराबोला जिसको हम लोग कहेंगे, वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना। और ये जो इंटरसेप्ट रहेगा वो सी रहेगा, इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे। ये फॉर्मूला, ये ग्राफ भी आ चुका है इसी चैप्टर में, ऑसिलेशन चैप्टर में आया था ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। एग्जाम्पल इसका बताऊंगा। चैप्टर है आपका ऑसिलेशन, टॉपिक है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बोलो या ऑसिलेटिंग बॉडी बोलो, एक ही बात है, ऑसिलेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा मैं, माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो भैया, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया y और x के बीच का, और फिर उसके बाद ये आपका पैराबोला बन गया। देखो जैसे कि यहां माइनस के था मल्टीपल एक्स स्क्वायर का, यहां पर क्या है, माइनस हाफ ऑफ के है। जैसे यहां c था वैसा यहां क्या है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर है। तो ये जो इंटरसेप्ट आपका y एक्सिस पे है, इसका नाम मैं y एक्सिस तो बोलना नहीं चाहिए मुझे, काइनेटिक एनर्जी बोलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका वैल्यू मैं दूंगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो ये देखो बेटा 11th वाला, y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस सी। ये ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस सी, नीचे बनेगा इन्वर्टेड पैराबोला, है ना। ये जाएगा आपका ऐसा, तो ये y है और ये x है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। सही है, समझ में आ गया। ये जो शेप आपको नजर आ रहा है इसको पैराबोला बोलते हैं। इलिप्स का पार्ट होता है ये, जिसे इलिप्स है उसको आप ऐसा काट दोगे तो ये जो शेप है इसको पैराबोला कहा जाता है। अरे क्या है रे इसको, कोई मोहल्ले को सुना रहा। चलिए हो गया, ये हो गया इधर का 9th और 10th। हाउ सर, ये कह रहे हाउ सर। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट, y इक्वल्स टू रूट एक्स।
के रूट एक्स, है ना, स्क्वायर देखे अपन ने, अब क्या देख रहे हैं अपन, रूट एक्स। तो y इक्वल्स टू, अगर रूट एक्स कर रहे हैं आप, तो ये ग्राफ आपका बनता है ऐसे। तो ये y और ये x, और वो x एक्सिस पे पैराबोला बनेगा ऐसा, है ना, y इक्वल्स टू रूट एक्स। अरे वेरी सिंपल यार, y इक्वल्स टू रूट एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू एक्स, लिख सकता ना। जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर था, तो ग्राफ ऐसा बन रहा था। अब यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स है, या के एक्स है पकड़ लो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। आप इवन कुछ बोले भाई, आप एटलीस्ट कम से कम उसको याद तो भी रखो, है ना। ये सब चीजें इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ कैसा बनेगा वो याद रखो, है ना। वैसे अगर आप उसको कंसेप्चुअली करना चाहते हैं तो फिर ऐसा है कि भैया एक्स की जो वैल्यूज जो लेंगे आप, जैसे कि अगर मैं डालता हूं हाँ, वाई एक्स की वैल्यू अगर मैं डालूंगा +2, तो x सॉरी +4, तो x की वैल्यू अगर मैं +4 डालूंगा तो y इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है यहाँ पर, k रूट टाइम्स ऑफ 4, तो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम ±2 टाइम्स ऑफ k, है ना। तो जब भी आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। 9 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो +9 भी हो सकता है, वो -9 भी हो सकता है। वैसे मान लो 4 यहाँ था, मान लो 4 यहाँ था, तो उसका स्क्वायर रूट +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। x की वैल्यू 9 यहाँ थी, तो उसकी वैल्यू +9 भी +3 भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू -9 भी हो -3 भी हो सकती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो स्क्वायर रूट है उसके दो वैल्यूज आते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, इसीलिए ग्राफ दोनों जगह गया। बट हमें एग्जाम में जो हमको बनाना पड़ता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दोनों बनाना पड़ेगा, हमको कोई एक साइड बनाना पड़ता है, तो हम लोग यही वाली साइड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैंने जैसे कहा था, इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ है, फिर से इसी चैप्टर का एक एग्जाम्पल सामने आता है हमारे ऑसिलेशन चैप्टर में। आप पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम करके एक टॉपिक आता है। और पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/g। पीरियड का मतलब होता है पेंडुलम जो है आगे जाके वापस आने के लिए कितना टाइम लेता है, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो उसमें फॉर्मूला आता है t = 2π√L/g। अब यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, t जो है किसको प्रोपोर्शनल है, L को, √L को। और आपसे पूछा जाता है कि t वर्सेस L का ग्राफ बनाओ, t वर्सेस L का ग्राफ बनाओ। अब t वर्सेस L का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो t और L में क्या रिलेशन है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय को, √L को, और यहाँ पर y किसको प्रोपोर्शनल था, √x को, है ना। जैसे यहाँ देखूंगा y किसको प्रोपोर्शनल है, √x को, t किसको प्रोपोर्शनल था, √L को। ये बिल्कुल उसके जैसा ग्राफ है। तो हम लोग अक्सर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बताते हैं कि देखो ये कर्व आया इसका t वर्सेस L का। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती इधर का, कम से कम आप इतना बता दो तो काफ़ी हो जाता है वो, ठीक है ना। वहीं अगर सपोज करो इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाए, 14th वाली इक्वेशन, y इक्वल्स टू -k√x, y इक्वल्स टू -k√x, तो क्या लगता है अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू -k√x, क्या लगता है ग्राफ कैसा बनेगा। हाँ, अब सेम पैराबोला ही रहेगा, मगर अब इस बार लेफ्ट साइड बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा आपका इस तरह से, y इक्वल्स टू -k√x। हाफ ऑफ k² हाफ ऑफ k²।
अल्हम्दुलिल्लाह। लिखो। ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, और ये हो गया। चलिए अब ध्यान दो इधर, चलो सब लोग। 14th नंबर का भी आपने देख लिए, अब 15th नंबर का देखो। ये यहां से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, y इक्वल्स टू k अपॉन x, y इक्वल्स टू k अपॉन x। अब अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? तो उसका ग्राफ कुछ बनता है ऐसा, y एंड x। तो भाई आप देखेंगे ये कर्व इस तरफ या फिर इस तरफ बना सकते हैं आप, है ना। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेंट्स में आता है, फर्स्ट एंड थर्ड, मगर ज़रूरत किसी एक की है तो हम लोग जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बनाते हैं। बहुत जगह ये आया है आपके यहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसीडर करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, एक चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस चैप्टर में आपका टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज करके एक आता है, या ड्यू टू अ स्फेरिकल बॉडी। तो उसका फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q अपॉन R। 1/4πε0, इसको डाल रहे पीछे, चल कहीं डाल दो, बीच बीच में आ रही बार बार। तो 1/4πε0 Q अपॉन R। तो ये जो है 1/4πε0 Q अपॉन R, अक्सर अपने से कहा जाता है कि V और R का बीच का ग्राफ प्लॉट करो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो भैया यहाँ पर हम V और R का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो ये V रहेगा, ये R रहेगा, और इसके बीच का जो कर्व रहेगा हम लोग इस तरह से देखते हैं, ठीक है। फिर अगला y इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। या फिर एक काम करते हैं, उससे पहले माइनस कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स का, k बाई एक्स का, सॉरी। तो y इक्वल्स टू माइनस के बाई एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? देखो बेटा सब लोग, ये y है, ये x है। अब इसका जो ग्राफ आता है बेटा इस साइड आता है, एक तो इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा, थोड़ा सा ऐसा। इस शेप को वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। इस शेप को क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब ऐसा है कि ठीक हो, आपने देखा कि ये फिर कहाँ आ रहा है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मगर जनरली हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट वाला चुनते हैं। तो एग्जाम्पल इसका चैप्टर है ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर आता है, टॉपिक है अगेन जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम का एक टॉपिक होता है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/r करके होता है, और आपसे कहा जाता है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन v एंड r, v और r के बीच का ग्राफ प्लॉट करके बताइए आप। तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? इस तरह से, है ना। आप देखेंगे एक तो ये, फिर ये, दोनों में से कोई एक क्वाड्रेंट बताना पड़ता है, बट हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट में बताया गया है। y इक्वल्स टू k/x²। तो y इक्वल्स टू k/x² का ग्राफ कैसा बनेगा? इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब आप बोलेंगे अरे इसका और उसका सेम, फर्क नहीं है क्या इसमें? जी हाँ, फर्क है। अगर अलग अलग देखोगे तो फर्क देखना मुश्किल जाएगा, मगर ये एक ही इसमें अगर एक साथ बन जाएंगे तो आप इजीली बता पाएंगे कि फ़र्क क्या है ना। मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा थोड़ी देर में, मगर अभी फ़िलहाल y इक्वल्स टू k/x² का ग्राफ इस तरह से आएगा, है ना। इसका यूज़ है क्या? जी हाँ, इसका यूज़ है, बहुत जगह यूज़ है इसका भी। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी है। जैसे मैं लूँगा, चलो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें एक फॉर्मूला है E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं यहाँ देख सकता हूँ E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहता है E वर्सेस r का। तो भैया E वर्सेस r का ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे? तो अगेन ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। लिख लीजिए। इधर हो गया 13th वाला। फिर अगला आएगा y इक्वल्स टू k/√x। इसका ग्राफ कैसे रहेगा? तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा। रुको जरा, सब्र करो, है ना। जैसे कि एक चैप्टर है एक आने वाला, ऑसिलेशन, टॉपिक है वही सिंपल पेंडुलम का, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। वही फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2π√L/g। पिछली बार आपने T और L के अंदर ग्राफ प्लॉट किए थे, इस बार T और G के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। T वर्सेस G का ग्राफ प्लॉट करना है आपको।
इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। मगर फ़र्क कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसका है? तीनों भी सेम है क्या? नहीं, तीनों ग्राफ में फ़र्क आता है। तीनों ग्राफ को एक साथ बताता हूँ मैं अब, कि एक ही साथ अगर तीनों को बताना रहे तो क्या फ़र्क नज़र आएगा तीनों में। इधर का हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं 3 कर्व्स बताऊंगा। फर्स्ट कर्व जो रहेगा वो रहेगा y इक्वल्स टू k अपॉन रूट एक्स। सेकेंड कर्व जो रहेगा y इक्वल्स टू k अपॉन एक्स। थर्ड कर्व जो रहेगा y इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको रूट एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, x का पावर 1/2? हाँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x का पावर 0.5? हाँ सर, हाँ सर, है ना। अच्छा देखो भाई, मैं सबसे पूछूंगा सबसे ज़्यादा हैवी पावर किसका है? फर्स्ट सेकंड थर्ड किसका है हैवी पावर? x का। x का सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है? थर्ड में है ना। x का पावर क्या है? 2 आ रहा है। फर्स्ट में क्या है? x का पावर 0.5, सबसे कम पावर है उसका। याद रहेगा? समझ में आ रहा है क्या? x का सबसे कम पावर क्या है? 0.5, जो कि वहाँ पर है फर्स्ट कर्व में। x का उससे हायर पावर कहाँ मिलेगा? सेकंड कर्व में। x का पावर यहाँ पर 1 है ना। ऑफकोर्स ये अगर मान लो कि यहाँ x k अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? x का पावर क्या है? 1 है, और यहाँ तो क्या है? एक्स स्क्वायर है। अब अगर मान लो आपको ग्राफ प्लॉट करना रहा y वर्सेस x, तो कैसे आप पहचानेंगे कौन सा किसका ग्राफ है? देखो इधर, तीन कर्व्स हैं। एक मिनट, थोड़ा अच्छा बनाता हूं मैं, और ज़्यादा हो जा रहा हूं। तो देखो बेटा, तीनों के तीनों शेप ऐसे ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मगर ये है फर्स्ट कर्व, ये है सेकंड कर्व, और ये है थर्ड कर्व। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर अकेला अकेला देखोगे तो आप देखो ये नज़र आएगा आपको, फर्स्ट के लिए सिर्फ ये नज़र आएगा, सेकंड के लिए आपको सिर्फ ये नज़र आएगा, है ना, थर्ड के लिए आपको सिर्फ ये नज़र आएगा। मगर आप तीनों को एक साथ देखोगे तो आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नज़र आएगी। अब एक बात ऐसे याद रखो कि अगर कर्व ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जैसे जैसे पावर बढ़ रहा वो नीचे 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 ऐसा बेंड होते जा रहा। आ रहा क्या समझ में? ये 0.5 मान लो, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 0.5 है ना। पावर 1 डाल दिए, थोड़ा सा नीचे बेंड हो गया। पावर 2 डाल दिए और थोड़ा सा नीचे बेंड हो गया। तो और जितना ज़्यादा पावर डालोगे, ये जो कर्व ऐसा है वो यूं 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 ऐसे बेंड होता जाएगा। आया क्या समझ में? तो अब वो कैसा है, ये तो रफ में बना रहे ना अपन ये सारी चीज़ें। एक सिंगल कर्व बता रहे तो ऐसा है, अगर एक साथ बताते हैं जैसे ऐसा है, कई सारे एक बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, आपको याद होगा, अभी E इक्वल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिखा मैंने, है ना, और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिखा था थोड़ी देर पहले, ये है ना। तो ये दोनों कर्व को एक साथ पूछा गया है ग्राफ में, कि ये आपको ग्राफ प्लॉट करके दिया है उसने ऐसा, यहाँ E है या फिर V है, तो बोले कौन सा कर्व किसका है। सॉरी नहीं, वो E का ही है, मगर जैसा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सिलेंडर, चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर। और ऐसे ही एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सिलेंडर। तो सिलेंडर वाले फॉर्मूले में सिर्फ R आता है और स्फीयर वाले फॉर्मूले में R स्क्वायर आता है। तो उसमें सवाल किया गया था इसमें कौन सा कर्व किसका है। जैसे एक कर्व को डॉटेड बता दिया था उसने, अच्छा डॉटेड कौन सा जाएगा रे, ये हाँ है ना, एक कर्व को उसने डॉटेड बताया था और एक कर्व को प्लेन बताया, और पूछा है कि कौन सा ग्राफ किसका है, डॉटेड किसका है, प्लेन किसका है। जैसा कि आप देखो, ये प्लेन किसका आएगा, पोटेंशियल का, या फिर बोलो सिलेंडर का, और ये डॉटेड किसका आएगा, स्फीयर का।
खैर कोई बात नहीं, वो आगे जब आएगा चैप्टर में तब देखेंगे अपन, मगर ये सिर्फ अपने ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। इंट्रो बोलते हैं ना, इंट्रो, उस टाइप में कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है आगे जाके, है ना। चलो टाइम क्या हो, ओके ओके। इसके आगे की कर्व्स मैं कर लूँगा क्योंकि वो एक साथ और मुझे लेना है। तो देखो आज अपन ने खास तौर से कौन से कर्व्स देखे, पैराबोला और हाइपरबोला का, है ना। जब x का पावर 2 या फिर कोई भी x का पावर कुछ रहता है, 1/2 भी रहता है, 2 भी रहता है, तो जनरली उससे ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है। और अगर डिनोमिनेटर में रहा x, ये बात गार्ड बंद लो, सुन लो इधर अच्छे से, अगर x डिनोमिनेटर में रहा, अगर x या वेरिएबल जिसके बीच में रिलेशन पूछा हुआ है डिनोमिनेटर में रहा, तो वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। जैसे g डिनोमिनेटर में था, v और t और g का बीच का रिलेशन पूछा था, हाइपरबोला। यहाँ देखो v और r के बीच का रिलेशन पूछा था, हाइपरबोला, है ना। फिर यहाँ पर देखो e और r स्क्वायर के बीच का रिलेशन पूछा था, ये भी हाइपरबोला। नीचे रहा तो आंसर हाइपरबोला, पॉजिटिव रहा तो ऊपर वाले इसमें, नेगेटिव रहा तो नीचे वाले इसमें, ठीक है। बाकी का देखते फिर कल अपन। कल इंशाल्लाह ग्राफ का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं ग्राफ की भी एक डीपीपी दूंगा, है ना, तो उसको भी तुमको अच्छे से सॉल्व करना है।